नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 6, जिसका नाम है पुनर्गठन का काल। तो ये जो वीडियो है, जो हमारे साथी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वह साथ में जो साथी अध्यापकगण जो एनसीईआरटी स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि वो लाइन बाय लाइन समझ सकें, वह बच्चों को भी एक्सप्लेन कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पुनर्गठन का काल। तो इस समय ये जो काल कहा गया है, पुनर्गठन का काल कहा गया है, क्योंकि जब मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ तो छोटे छोटे राज्य उभर के आए थे, नए राजा उभर के आए थे और उन्होंने अपने राज्य स्थापित किए थे। तो किस प्रकार से उन्होंने अपने राज्य स्थापित किए, और इसी कारण से इसे पुनर्गठन का काल कहा गया है। तो स्टार्टिंग में एक वक्तव्य दिया गया है जगदीश चंद्र बोस के द्वारा 1917 में। तो इन्होंने कहा कि स्तंत जीवित परंपरा की जो भारत की धरती पे ना लगातार जीवंत ये परंपरा थी, लगातार चली आ रही थी हड़प्पा सभ्यता से। और नवजीवन की एक अद्भुत शक्ति के कारण इस भूमि ने असंख्य परिवर्तनों के माध्यम से स्वयं को समायोजित किया है। मतलब कि ये जो भारत की भूमि है ना, इसने क्या है, बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं, हड़प्पा सभ्यता से लेके मौर्य साम्राज्य, महाजनपद, और इसके लगातार में बहुत सारे परिवर्तन इसने देखे हैं। और बहुत सारे नवजीवन, क्या कहा कि दोबारा से जो चीज़ें संगठित हो रही थी ना, उसको इसने नवजीवन कहा है। किस धरती ने वो सारी चीज़ें देखी हैं। तो पुनर्गठन काल की कला की एक झलक देखिए कि इस प्रकार की कला उस समय विकसित हो चुकी थी। तो ये सारी चीज़ें हम अध्याय में पढ़ेंगे, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न जब हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे तो उस समय इनको क्वेश्चनों का आंसर हम समझेंगे, क्योंकि अभी तो हमें इन क्वेश्चनों के बारे में कुछ पता ही नहीं। पहले हम अध्याय को समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसरों की ओर बढ़ेंगे। भविष्य और ध्रुव मौर्य साम्राज्य की अपनी यात्रा से लौटकर विश्राम कर चुके थे भी। तो आपको पता होगा पिछले अध्याय में ये दो बच्चे थे और इनको टाइम मशीन मिल चुकी थी, जिससे ये भूतकाल में जा सकते थे, पीछे जा सकते थे। और पिछले काल में ये पिछले अध्याय में ये अपना जो है पटना पाटलिपुत्र घूम के आए थे, वहाँ इन्होंने मगध साम्राज्य को देखा था। अब ये एक और नवीन साहसिक यात्रा के लिए उत्सुक थे, एक नई यात्रा ये करना चाहते थे। उन्होंने पुनः इतिहास काल यंत्र का उपयोग करके निश्चित किया कि एक नवीन ऐतिहासिक कालखंड में पहुंच गए भी। और ये क्या किया, उन्होंने फिर अपनी मशीन का उपयोग किया और एक नए भूतकाल के काल में पहुंच गए। अब की बार ये उन्होंने जाके क्या देखा, वहाँ उन्होंने जब ये गए तो वहाँ उन्होंने देखा अलग अलग प्रकार की कलाकृतियों का एक संग्रह देखा, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थी। वे सोचने लगे कि ये जो कलाकृतियाँ थी किसी एक ही साम्राज्य की थी या अनेक साम्राज्यों की। कि उन्होंने देखा कि वहाँ पे जिस कालखंड में गए तो विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ लगी हुई थी, सारी एक दूसरे से अलग थी। तो ये सोच रहे थे कि क्या ये सब एक ही साम्राज्य की कलाकृतियां हैं या फिर अलग अलग साम्राज्य उत्पन्न हो चुके हैं। उनका अनुमान सही था। इस अध्याय में एक लंबे कालखंड की यात्रा करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं कि इस अध्याय में हम एक लंबा कालखंड मतलब लंबे समय को हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम इस यात्रा को शुरुआत करते हैं। तो आपको पता है कि अशोक के उत्तराधिकारियों के विषय में बहुत कम जानकारी मिलती है। कि अशोक के बाद जो अशोक के उत्तराधिकारी हुए ना, कि मतलब कि मौर्य वंश के जो राजा हुआ अशोक के बारे में, अशोक के बाद, तो उसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की हत्या, जो मौर्य वंश का शासक था उसकी जो हत्या था, अंतिम राजा था उसकी हत्या 185 सामान्य संवत पूर्व हुई थी। ये मान लीजिए कि 185 सामान्य संवत पूर्व में अशोक था, उसका साम्राज्य, उनका वंश समाप्त हो गया था। सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। किसने हत्या की थी? अशोक के उत्तराधिकारी थे, मौर्य वंश के आखिरी उत्तराधिकारी की 185 सामान्य संवत पूर्व पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या कर दी गई थी। यह घटना मौर्य साम्राज्य के विघटन का कारण बनी। जैसा कि आप पिछले अध्याय में बताया गया है कि सम्राट अशोक के लगभग आधी शताब्दी बाद, कि पिछले अध्याय में भी हमने पढ़ा था कि लगभग 50 वर्षों बाद, जब अशोक की मृत्यु के 50 वर्षों के बाद जो मौर्य साम्राज्य था वो समाप्त हो गया था, वो विघटन की ओर पहुंच चुका था, कि विघटन उसका हो गया था। इस घटनाक्रम के उपरांत उपमहाद्वीप के अनेक नवीन राज्य उभरे हुए। इसमें क्या हुआ कि जो राज्य मौर्य साम्राज्य के अधीन थे, देखिए हुआ क्या कि आपको पता है कि मौर्य, ये मान लेते मौर्य साम्राज्य था
और इसके अधीन बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे। इन्होंने छोटे छोटे राज्य को अधीन करके एक बड़ा मौर्य साम्राज्य बना रखा था। जैसे ही 185 संवत सामान्य संवत पूर्व मतलब ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा मौर्य साम्राज्य का जो राजा था उसकी हत्या कर दी गई, तो ये जो छोटे छोटे राज्य थे ये भी क्या हो गए, खुद को इन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया कि अब हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम स्वयं अब राजा हैं। उत्तर पश्चिम का क्षेत्र दुर्बल हो गया, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप बाहरी आक्रमणों के लिए असुरक्षित हो गया। तो इसने कहा कि जो उत्तर पश्चिम का हिस्सा है ना भारत का, यहाँ देखिए एक बार कि ये भारत का, मैं आपको प्रतीकात्मक मैप बनाता हूँ। पहले के टाइम पे ये जो पूरा हिस्सा था भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा था। अब ये जो उत्तर पश्चिम है ना, यहाँ पे जो राजा थे वो कमज़ोर थे, जो बाहरी आक्रमण थे वो यहीं से हो सकते थे। और अब ये भारत क्या हो गया था, इस हिस्से से असुरक्षित हो गया था, क्योंकि यहाँ आपका हिमालय पर्वत है, यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ हिंद महासागर और यहाँ अरब सागर है। यहाँ से तो पहले कोई इतना भय ही नहीं था बाहरी आक्रमण का। मेन दिक्कत यहाँ उत्तर पश्चिम में थी, जहाँ स्थलीय सीमा लगती थी। यहाँ पर्वतीय सीमा आपकी होगी, हिमालय पर्वत को पार करना उस टाइम इतना मुश्किल था। अब तो आपके क्या हो गए, हवाई जहाज वगैरह हो गए, वहाँ से हमला हो सकता चारों साइड से, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उस समय सिर्फ ये एक जगह थी जहाँ पे भारत पे आक्रमण हो सकता था। कुछ विद्वानों के अनुसार यह काल पुनर्गठन का युग कहलाता। देखिए इस काल को पुनर्गठन का काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस काल में पूर्ववर्ती क्षेत्रों का पुनर्गठन कर नवीन राज्यों का निर्माण हुआ भी। इसने कहा कि जो पूर्व, एक तो देखिए पूर्ववर्ती ना, जो पहले के क्षेत्र थे ना, जो पहले के क्षेत्र थे उनका गठन दोबारा से, मतलब कि वो पुराने साम्राज्य थे वो सारे क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे और नए राज्यों का उदय हुआ था। इसलिए इसको पुनर्गठन का काल कहा जाता है। जो निरंतर सत्ता की आकांक्षा में एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे थे, इस युग में भारत का मानचित्र विशेष रूप से परिवर्तित हुआ और जन सामान्य का जीवन भी परिवर्तित हुआ। कि भारत का जो मानचित्र था, पहले बड़े बड़े साम्राज्य थे तो वो क्या हो गए, सारे बिखर गए और उनके बाद नए राजाओं का उदय हुआ और उन्होंने अपनी सीमाएं भी उनकी पता अलग अलग होगी। अब देखिए इतना बड़ा राज्य था, मान लेते मौर्य साम्राज्य की ये सीमा थी, फिर देखिए जो मैप बनेगा किस प्रकार से बना छोटे छोटे राज्यों का, किस प्रकार भारत का मैप भी प्रभावित हुआ, मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, और उसके साथ साथ जो लोगों का सामान्य जीवन था वो भी प्रभावित इस काल के दौरान हुआ था। तो इस काल को पुनर्गठन का काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो भारत के राजनीतिक मानचित्र में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ, बहुत नए नए राजा उभरे। ठीक है, जो पहले किसी एक बड़ा साम्राज्य हुआ करता था अब वो छोटे छोटे भागों में विघटित हो चुका था और नए राजा उभरे जो लगातार सत्ता के लिए लड़ाई कर रहे थे, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए लड़ाई एक दूसरे से कर रहे थे। ये कहता है कि एक पृष्ठ पर दूसरी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के प्रारंभिक वर्ष से लेकर तीसरी शताब्दी सामान्य के अंतिम वर्ष तक अवधि को चिन्हित कीजिए भी। मतलब दूसरी शताब्दी सामान्य संवत के पहले वर्ष से लेकर भी तीसरी शताब्दी तक, ये आपकी समय लेखा। यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ, ये आपका क्या है, सामान्य संवत है और ये सामान्य संवत पूर्व है। ठीक है, तो यहाँ ये पहली शताब्दी हो जाएगी 100 वर्षों तक, यहाँ 200 तक दूसरी, और ये तीसरी आपकी 300 वर्ष तक। तो आपको क्या करना है, दूसरी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के प्रारंभिक वर्ष से लेके, दूसरी शताब्दी ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको देखना है। जैसे जैसे हम अध्याय को आगे बढ़ेंगे समय रेखा पर प्रमुख व्यक्ति और राज्यों और घटनाओं को चिन्हित करेंगे। एक घटना तो क्या हुई आपकी 185 सामान्य संवत पूर्व, जो मौर्य साम्राज्य था उसके उत्तराधिकारी की हत्या कर दी, किसने कर दी, पुष्यमित्र शुंग ने, और उसने नया राजवंश की स्थापना की जिसको शुंग राजवंश कहते हैं। 185 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 185 लगभग लगभग, नहीं यहाँ पे मिलेगा भी, यहाँ पे तो घटते हुए आएंगे ना, यहाँ 150 हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, शुंग राजवंश की स्थापना हुई थी 185 में। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। कोई भी आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है कि सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल आराम से प्यार से हम पढ़ेंगे, किसी बात की कोई टेंशन हमें नहीं है। तो ये देखिए इस प्रकार से ये इंडो ग्रीक शासन, ये कुषाण, ये सक्काय, इंडो सिथियन इनको बोलते थे। यहाँ पे शुंग वंश ने शासन किया, सातवाहन ने किया, चेदी वंश ने किया। ये सभी वंशों के बारे में आपको पढ़ना है, और चेल, पांडे, चोर, तो ये 3 और राजवंश पढ़ने, मतलब इस काल में हमें इन सभी के राजवंशों के बारे में पढ़ना है। और इतिहास में बार बार इन राजवंशों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो चलिए, पुनर्गठन काल के दौरान भारत के प्रमुख राजवंश ये थे, ये नए वंश आपके सामने उभर कर आए। पिछले अध्याय में आपने मौर्य साम्राज्य का मानचित्र देखा। मौर्योत्तर काल का मानचित्र है। आप उस क्षेत्र में कितने राजवंशों की गणना कर सकते हैं जो पूर्व में मौर्य वंश शासन के अधीन थे भी। तो मतलब आपने क्या देखा, आपने यहाँ देख लिया कि किस किस का शासन था। तो आपको क्या करना है, जब आप पिछले अध्याय में जाएंगे ना, तो ये देखिए कि आपको ये देखना है कि मौर्य जो राजवंश था वो कहाँ तक फैला हुआ था भी, कि वो किस एरिया में फैला हुआ था, और उसमें अब देखिए किस किस राजवंश का शासन आ चुका, कि कौन कौन से पहले मौर्यों के अधीन थे और अब ये स्वतंत्र राजवंश बन चुके हैं पुनर्गठन काल के दौरान। तो आप दोनों मैप को आराम से मैच कर लेना, उसमें अलग से सीमा दिखाई गई है मौर्य राजवंश की। क्या आप ये चीज़ कर लेंगे? ये छोटी छोटी बातें हैं, और आपको क्या करना, मौर्य साम्राज्य वाला मैप देखना और ये मैप देखना है, और इसी मैप में क्या करना, जैसे मैंने किया है ना, मौर्य साम्राज्य को इस प्रकार से लगा लेना। फिर आप देख लेना कि मौर्य साम्राज्य के अंडर कौन कौन से ये आपके वंश आए हुए थे। इसका मतलब ये पहले क्या थे, मौर्य साम्राज्य के अधीन थे, और बाद में ये जब मौर्य साम्राज्य का विघटन हुआ तो ये आज़ाद हो गए। ये चीज़ आप देख लेंगे, ये आपका होमवर्क मान के चलिए, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे ना तो आपकी ये चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर नहीं होगी। एक यहाँ पे वैवाहिक गठबंधन देखिए, विवाह के द्वारा तय किया गया गठबंधन सामान्यतः यह राजा परिवारों के दो सदस्यों के बीच होता था। जो राज परिवार होते थे ना, अलग अलग राजा होते थे, तो क्या करते थे, अपने बेटे की या बेटे की शादी दूसरे राजा के बेटे या बेटी के साथ वो कर देते थे। इस व्यवहार में तात्पर्य था कि राजा प्राय अपनी पुत्री का विवाह पड़ोसी राज्य के राज परिवार से करता है, जिसका उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच गठबंधन को सुदृढ़ करना होता था। गठबंधन मतलब उनकी जो मित्रता थी, जो उन्होंने गठबंधन किया हुआ, उसको और ज़्यादा मजबूत करना था। अब नए राज्य क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए स्पर्धा कर रहे थे। इसके लिए कभी कभी शांतिपूर्ण उपाय जैसे पड़ोसी साम्राज्य के साथ वैवाहिक गठबंधन या युद्ध के लिए सेना का प्रयोग जैसे साधनों का प्रयोग किया जा रहा था। याद रखें कि जो क्षेत्र साम्राज्य की सीमा के पास थे उन पर अधिकार करने के लिए खींचतान मची थी भी। ठीक है, कि जो पास थे ना, जैसे कोई राज्य है, ये आपका एक राज्य है, तो ये राज्य क्या करता है, अपने पास जो इसके राज्य है ना उन पे अधिकार करने के लिए, चाहे किसी साइड हो, वो उन पे अधिकार करने के लिए क्या थे, आतुर थे। ये अपने पास वाले के लिए भी, कि अपने क्षेत्र को वो बढ़ाना चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर नियंत्रण का अर्थ था साम्राज्य को बाह्य आक्रमण से बचाना। कि अगर ये पास वाला राज्य बचा लिया, देखते हैं हम, ये देखो कि आपने, ये आपका राज्य है और आपके पड़ोस में ये एक राज्य है, तो आप इस पे अधिकार कर देंगे, तो कम से कम आप बाहरी आक्रमण से नहीं बच सकते, ये तो आपसे आक्रमण नहीं करेगा। और दूसरा, वैवाहिक गठबंधन भी इसी प्रकार था कि दूसरे को ताकतवर दिखाना, खुद को, कि खुद को दूसरे के आगे ताकतवर दिखाना। अब समझिए आप कि ये राजा ये है ए और बी हम मानते हैं, और एक सी है आपका, ठीक है, सी ज़्यादा ताकतवर है, बी है, ये ए से क्या ज़्यादा ताकतवर, ए को बी से डर लग रहा है कि बी मुझे पर आक्रमण करेगा, तो इसने क्या किया, सी के साथ वैवाहिक गठबंधन कर लिया कि अपनी बेटी की शादी या बेटे की शादी इस वंश के साथ कर ली। अब बी इस पे क्या आक्रमण करेगा, क्योंकि बी को पता है कि अगर ए पे आक्रमण किया तो सीधा सीधा सी इसका साथ देने के लिए आएगा, क्योंकि अब उनकी गठबंधन के साथ साथ अब रिश्तेदारी भी हो चुकी है, भावुकता जुड़ चुकी है, संबंध जुड़ चुके हैं, तो ये कभी भी इस पे एक पे हमला करने की हिम्मत नहीं करता। अगर करेगा तो ये पता कि सी इसका साथ आएगा, या फिर भविष्य में हो सकता है कि ए सी का साथ लेके बी पे आक्रमण कर दे और बी को हरा दे। तो इस प्रकार ये वैवाहिक गठबंधन उस टाइम स्टार्ट होने शुरू हो चुके थे। इन सभी राजनीतिक गतिविधियों के समानांतर कला, शिल्प, साहित्य क्षेत्र में विकास में भी तेजी आई थी और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी समृद्ध हुआ। इन सभी के बारे में हम आगे बढ़े। इसने कहा ये नहीं कि सिर्फ लोग युद्ध ही कर रहे थे, राजा आपस में सिर्फ अपने राज्य को ही नहीं बढ़ा रहे थे, बल्कि उसके साथ साथ जो आपका कला है, शिल्प है, साहित्य है के क्षेत्र में भी तेजी आई थी भी। कला मतलब जो भी आपका गाना बजाना, हाथ का काम, वो कला में आता है। शिल्प कला जिसको हम मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं, ये सारे शिल्प कला में आते हैं। और साहित्य, पुस्तकें लिखना, कविताएं लिखना, ग्रंथ वगैरह लिखना, ये साहित्य के क्षेत्र में
आता है। और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ था। सांस्कृतिक होता है आपका खाना बनाने का तरीका, पहनने का तरीका, ठीक है, बोलने का तरीका, ये सब सांस्कृतिक में आते हैं। तो इनका भी आदान प्रदान हुआ था कि लोगों ने एक दूसरे से सीखा था। इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब ये देखिए आपका कि उपमहाद्वीप में स्थित राजवंश, कि उपमहाद्वीप में जो राजवंश स्थित थे वो कौन कौन से थे? पांड्य, चेर, चोल, सातवंत, चेदी और सुंग आपको दिखाई दे रहे होंगे। और उपमहाद्वीप के बाहर स्थित इंडो ग्रीक, शक और कुषाण, ये बाहर के आपके राजवंश थे जो यहाँ आए थे। तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इनकी जो जानकारी है वो भी आपके दिमाग में बढ़ानी होगी और आपको इनको ध्यान में रखना होगा। फिलहाल के लिए आपकी शुरुआती स्टेज है, आप इतना ध्यान रखिए कि कौन से राजवंश पुनर्गठन काल में आए थे, कौन से उसमें से भारतीय उपमहाद्वीप में पहले से थे और कौन से बाहर से आए थे। बाहर से आए थे आपके इंडो ग्रीक, शक और कुषाण आए थे। और जो आपके उपमहाद्वीप में ऑलरेडी थे ये कहते हैं सुंग, चेदी, सातवाहन, चोल, चेर, पांडे। या फिर ऐसे याद कर दिया आप, चोल, चेर, चेदी, तीन हो गए आपके, चोल, चेर, चेदी, और आपके सातवाहन, सुंग, पांडे भी। और ये इंडो ग्रीक, शक, कुषाण को आप याद रखिए। आगे अब तो धीरे धीरे करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगी सारी चीज़ें। सबसे पहले देखिए सुंगों का उत्कर्ष, कि जो सुंग राजवंश है वो किस प्रकार बढ़ा। भी आपको पता है कि मैंने आपको बताया था पुष्यमित्र सुंग ने सुंग राजवंश की स्थापना की थी और उत्तर एवं मध्य भारत के कुछ भागों पर शासन किया। किसने? पुष्यमित्र सुंग ने। उन्होंने स्वयं को सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित करने के लिए अश्वमेध नामक वैदिक अनुष्ठान किया, कि उसने खुद को क्या बड़ा शक्तिशाली राजा दिखाया और उसने अश्वमेध जो यज्ञ था वो किया। अब आपको समझना होगा अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, कि कोई भी राजा यदि अश्वमेध यज्ञ करता है, जैसे आपने रामायण में सुना होगा श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, कि वो अपने 4-5 सैनिकों के साथ एक घोड़ा वो बेच देगा भी, ठीक है। तो जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, क्लियर हुआ, कि उसके साथ 4 सैनिक चलेंगे, वो अलग अलग राज्य में वो जाएंगे भी, क्या करेंगे, अलग अलग राज्य में जाएंगे। और जो भी इसके, जैसे मान ले कि पहले ही इस राज्य में पहुंच गया भी, इस राज्य में पहुंचने के बाद क्या हुआ, कि चलो आपको मैं एक बार इसको अलग से समझा देता हूँ। ये इसके 4 सैनिक हैं भी। अश्वमेध यज्ञ की बात करें चारों दिशाओं के लिए होता था, ठीक है। ये आपको पता है कि आपकी पश्चिम दिशा है भी, सॉरी कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा में इस प्रकार हर दिशा में 4 सैनिक घोड़ों के साथ भेज दिया जाता था। मान ली ये राज्य बीच में आएंगे भी आपके ए, बी और इस प्रकार आगे। पहले ये जाएंगे ए वाले जो प्रजनता वो पूछेगी कि क्या चक्कर है भाई, तो उसे पता चल जाएगा कि राजा पुष्यमित्र सुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया है और यदि आपको उनके दीनता स्वीकार है तो हमारे घोड़े समेत इसको आगे जाने दीजिए, अगर नहीं है तो बताइए। अगर ये कहता था स्वीकार है तो ये अपने घोड़े को आगे ले जाते थे भी, लेकिन ये कहता था अगर स्वीकार नहीं है तो ये वापिस आके सैनिक पुष्यमित्र सुंग को कहेंगे कि श्रीमान जी, राजा ए जो राज्य है उसके राजा ने आपके घोड़े को रोक दिया है। तो फिर क्या करेगा, पुष्यमित्र सुंग इसके साथ आके युद्ध करेगा। अगर युद्ध जीत गया तो क्या करेगा, ये फिर घोड़ा आगे की ओर बढ़ेगा। अगर हार गया घोड़ा वापिस हो जाएगा और इसको कुछ न कुछ सीमा इसकी भी जाएगी। पुष्यमित्र सुंग को बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो अपनी मर्जी के अनुसार अलग अलग राज्यों में घोड़ा बेच देते थे भी, जहाँ उन्हें लगे कि ये राज्य ठीक रहेगा भी। तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ आपको समझ में आ गया हुआ किस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ होता था। तो इस प्रकार ये चारों दिशाओं में छोड़ा जाता था। यद्यपि उनका साम्राज्य पूर्ववर्ती मौर्य साम्राज्य की तुलना में छोटा था, फिर भी उन्होंने अपने साम्राज्य को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखा तथा ग्रीकों के साथ कुछ सैनिक अभियानों के बाद मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। इसने कहा कि जो आपका पुष्यमित्र सुंग का जो साम्राज्य था वो मौर्य साम्राज्य था उससे क्या था, छोटा था, ठीक है। लेकिन फिर भी उसने जो बाहरी आक्रमण हुए ना तो थोड़ी सी तो उनके साथ लड़ाई हुई। किसके साथ लड़ाई? उनकी ग्रीकों के साथ। किसके साथ हुई? ग्रीकों के साथ। लेकिन बाद में उसने क्या कर लिया, मित्रतापूर्वक संबंध उनके साथ बना लिए। परंतु तत्पश्चात सुंग साम्राज्य अधिक समय तक स्थायित्व नहीं पा सका। लेकिन जो आपका सुंग साम्राज्य था वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया अभी।
लगभग एक शताब्दी बाद ही इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। इस वैदिक काल में अनुष्ठानों और प्रथाओं का पुनरुत्थान हुआ कि जो आपके अनुष्ठान थे, धार्मिक अनुष्ठान थे और जो प्रथाएं थी, वे दोबारा फिर से स्टार्ट हुई। परंतु साथ ही अन्य जो दर्शन और अन्य जो धर्म थे, बौद्ध धर्म थे, जैन धर्म थे, और भी कई सारे विचार आए थे। जो हमने भारतीय संस्कृति पढ़ा था कक्षा 6 में, उसमें योग दर्शन था, बहुत सारी चीज़ें थी, उनका भी बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ। ये चीज़ें समझ में आ गई कि एक शताब्दी तक ही शुंग वंश टिक पाया भी। ये देखिए सौम्य, ये आपका घोड़ा, ये घोड़े को लेकर जा रहे हैं, तो इस प्रकार उसको चारों दिशाओं में घुमाया जाता था। जो राज्य उसका विरोध करता उसके साथ युद्ध करता। अश्वमेध एक वैदिक अनुष्ठान है जिसे द्वारा शासक स्वयं को एक शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित करता है। इस अनुष्ठान में एक घोड़ा सैनिकों के साथ स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता है। जिस क्षेत्र से वह घोड़ा बिना किसी चुनौती के पार हो जाता, मतलब कोई राजा उसको रोकता टोकता नहीं कि जाने दो भाई, ठीक है, तो उस क्षेत्र से वह घोड़ा बिना किसी चुनौती के पार हो जाता। वह क्षेत्र यज्ञ करता राजा के अधीन माना जाता था कि मैंने यज्ञ किया अश्वमेध कि मैंने जो घोड़ा छोड़ा है, यदि मान लो कि मैं राजस्थान से हूँ, अगर बिहार से वो घोड़ा बिना चुनौती लिए पार हो गया तो बिहार मेरे अधीन हो गया। अभी अगर किसी क्षेत्र के राजा ने उस घोड़े को रोक लिया तो यज्ञ करता राज्य को अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए राजा से युद्ध करना पड़ता था कि अब मतलब कि उसने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली है कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करता। भी संस्कृत के इस काल में दार्शनिक और साहित्यिक रचनाओं के लिए एक प्रमुख लोकप्रिय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई कि इस काल के दौरान जो संस्कृत भाषा थी ना, वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई। इस काल में जो दार्शनिक रचनाएं थी और जो साहित्यिक रचनाएं थी ना, वो संस्कृत भाषा में हुई थी इस समय में। क्या आपको कक्षा 6 की शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य में योग सूत्रों के कुछ अंश याद है? मतलब कि आप जो फिजिकल आपकी है शारीरिक शिक्षा की बुक है कक्षा 6 की, उसमें आपको योग सूत्र मिलेंगे और वो किस ग्रंथ से लिए गए हैं? वो आपके योग सूत्र से लिए गए हैं और इस काल में महर्षि पतंजलि द्वारा लिखी गई थी और जो इसी काल में वो योग सूत्र लिखे गए थे संस्कृत भाषा में। शुंगों ने अब शुंग राजवंश के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि 185 में उनकी शुरुआत हुई राजा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो उन्होंने ग्रीकों के आक्रमणों को रोका था, कुछ समय उनके साथ युद्ध किए, बाद में उन्होंने उनके साथ मित्रता कर ली और ज़्यादा एक शताब्दी तक मतलब 100 वर्षों तक शुंगों ने शासक किया। भी शुंगों ने साहित्य कला और वास्तुकला का संरक्षण किया, मतलब इन चीज़ों को उन्होंने बढ़ावा दिया। बरहुत स्तूप भी एक ये इंपॉर्टेंट टर्म आती है भारतीय इतिहास की, जो आपका ये काल है, इसमें बरहुत स्तूप जो मध्य प्रदेश में, कई बार जिसके में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है बरहुत स्तूप कहाँ पर है। शुंगकालीन कला का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। संभवतः इसका जो मूल निर्माण सम्राट अशोक के काल में हुआ था। भी इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसका जो ढांचा तैयार हुआ था वो सम्राट अशोक के काल में हुआ था बरहुत स्तूप का। किंतु शुंगों ने इसमें अत्यंत सुंदर वेदिकाएं तथा महात्मा बुद्ध के जीवन की कथाओं को दर्शाते हुए उत्कीर्णन शिल्प जोड़े भी। ये बौद्ध कला के प्रारंभिक उदाहरणों में गिने जाते। इसने कहा कि अशोक ने मूल ढांचा खड़ा कर दिया था, लेकिन जो उसकी सुंदरता बढ़ाई, डेंटिंग पेंटिंग करवाई, इस पे जो शिल्प मतलब कि चित्र खुदवाए, वो शुंगों द्वारा खुदवाए गए थे। तो ये देख लीजिए अब आप इसमें कि नीचे डायग्राम दिया गया, इस डायग्राम में आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार की ये हैं। भी ये देखिए, ये जो सारी चित्रकारिताएं हैं ना, ये वाली सीढ़ियाँ हैं आपकी, सीढ़ियों के किनारे ये स्तंभ है, ये मूर्तियाँ देखिए आप, बरहुत की वेदिकाएं भी, ये आपकी क्या है, वेदिकाएं हैं। वेदिका पर उत्कीर्ण लक्ष्मी की आकृति, यहाँ पे ये लक्ष्मी की आकृति दिखाई गई है। गायकों और नर्तकों की मंडली यहाँ पे दिखाई गई। धर्म चक्कर को उठाए हुए हाथी, ये देखिए 3 हाथी दिखाए गए हैं जो धर्म चक्कर को उठाए हुए हैं। इसमें आपको कोई डाउट लगता है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़ हो रही है, लेकिन इतिहास को हमें सुलझाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस जो ये एरिया जो आता है ना आपका कि मौर्य काल के बाद और आपका जब तक हर्षवर्धन तक नहीं पहुंच जाते तब तक आप इतिहास में बहुत फंसे फंसे महसूस करते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ें घटित हो रही है। लेकिन हमें जब सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे तब आराम से सारी चीज़ें हमें क्लियर होती जाएंगी। कला में शुंगों का योगदान, ये देखिए भी कला में ये इस प्रकार की मूर्तियाँ देख लीजिए आपकी, ये बच्चे को उठाए हुए हैं, ये धर्मचक्र के साथ है, इस प्रकार से देखिए कि ये मूर्तियाँ हैं। ये आपका ग्रीक योद्धा की मूर्ति है कि आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने देख ली।
तो ये सिर्फ बताया गया कि किस किस की मूर्ति है, कि ग्रीक योद्धा को एक स्तंभ है, पुरुष आकृति है, छोटे बालक को गोद में ली हुई मूर्ति है। तो इन मूर्तियों के बारे में ये सारी सुंग वंश के काल के दौरान की है। नीचे भरूच स्तूप की एक पट्टिका, ये पट्टिका दी हुई है भी। दाहिने तरफ की आकृतियों को ध्यानपूर्वक देखो, वे क्या कर रही हैं भी। आपको देखना है कि ये क्या कर रही है। मेरे हिसाब से किसी प्रकार की खुदाई का काम यहाँ पर चल रहा है भी। इनके परिधान के बारे में ध्यान दीजिए, उनका व्यवसाय बताइए कि व्यवसाय क्या है भी। और कोई चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं तो वो भी इसमें बता दीजिए भी। अब है सातवाहन वंश। तो मेरे हिसाब से आप एक एक वंश के बारे में 2-4 बातें पढ़ते जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा और चीज़ों को समझना आसान रहेगा। तो सातवाहन वंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम, वरना ये करेंगे हम अगले पार्ट में सातवाहन वंश के बारे में देखेंगे। एक बार मुझे सुंग वंश के बारे में और इस काल के बारे में बता दीजिए। इस काल को नाम दिया गया पुनर्गठन काल। क्यों नाम दिया गया इसको पुनर्गठन काल? क्योंकि इस काल में नए नए साम्राज्यों का उदय हुआ था। ठीक है, जो पुराने साम्राज्य थे, जो सबसे बड़ा साम्राज्य आपका था मौर्य साम्राज्य, उसका विघटन हो चुका था। विघटन मतलब टुकड़ों में बट चुका था। ठीक है, क्योंकि उसके जो आखिरी उत्तराधिकारी थी वो उसकी हत्या 185 सामान्य संवत पूर्व पुष्यमित्र सुंग ने कर दी थी और सुंग वंश की स्थापना की थी। उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। उसके अलावा इम्पोर्टेंट कौन सा है आपका कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था पुष्यमित्र सुंग ने। ठीक है, यद्यपि उसने ठीक ठाक अपना राज्य चलाया लेकिन ज़्यादा वर्षों तक सुंग वंश नहीं चल पाया। लगभग 100 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। उसका जो महत्वपूर्ण उनका जो ये था आपका कलाकृति थी वो था बरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश में, जिसका जो मूल ढांचा था वो सम्राट अशोक के काल के दौरान बनवाया गया था, लेकिन उसमें जो उत्कीर्णन हुआ हस्त व शिल्प कला का वो सुंग वंश के दौरान हुआ था। और कोई इंपॉर्टेंट तथ्य जो सुंग वंश का रह गया होगा? मेरे हिसाब से नहीं रहा होगा भी। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश। बिल्कुल धीरे धीरे चीज़ें सारी क्लियर करते चलें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से उसके बारे में आंसर दे पाएंगे। तो मिलेंगे अगले पार्ट में सातवाहन वंश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।